Hello. Today our discussion on fundamentals of taxonomy would continue, but it will be the last lecture for this particular chapter. As you all are aware, the particular chapter is the living world. और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये चैप्टर या जो फंडामेंटल्स हैं टैक्सोनॉमी के उन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि सामान्यतः आपके द्वारा इस पर रुचि नहीं दिखाई जाती है। आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे उसमें जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, और उसके साथ टैक्सॉन और टाइप कंसेप्ट इन दोनों पे भी बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में जिन चीज़ों को हम लोग स्पर्श करेंगे, जिन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमिक इंडेक्सेस होंगी, फ्लोरा होगा, मोनोग्राफ्स, रिवीजन, कैटलॉग, ये क्या हैं उन पे बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तार उसको नहीं देना है, बट एटलीस्ट वन शुड हैव बर्ड्स आई व्यू, एक विहंगम दृष्टि ज़रूर आपकी उस पर रहनी चाहिए, या एक जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि इफ़ समबडी इज़ रेफरिंग कि ये इस पार्टिकुलर एरिया का फ्लोरा है या मोनोग्राफ है या रिवीजन है, तो क्या इसका मतलब होगा। उसके अलावा टैक्सॉन और टाइप कंसेप्ट, ये दो और चीज़ें होंगी। अगर ये चर्चा हम लोग पूरी कर लेंगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर जो होगा, जितनी रिक्वायरमेंट आपके लिए है वो रिक्वायरमेंट जो होगी दैट विल बी फुलफिल्ड। सबसे पहली बात टैक्सोनॉमिक इंडेक्सेस। देखो ये जो जिसे हम टैक्सोनॉमिक इंडेक्स कहते हैं, ये बेसिकली कंपाइलेशन है फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज के नेम का। इट इज़ कंपाइलेशन ऑफ नेम्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो थ्रू आउट द वर्ल्ड पब्लिश होते हैं, जो हो रहे हैं, जो भी दुनिया भर में जो अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं, उनको नाम जो दे रहे हैं, तो उनका जो कंपाइलेशन होगा उनके नाम का, ये जो होगा इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज टैक्सोनॉमिक इंडेक्स। और ये जो टैक्सोनॉमिक इंडेक्स होगा दैट इज कंटिन्यूअसली अपडेटेड, उसको लगातार अपडेट किया जाता है। और कभी भी किसी भी टैक्सोनॉमिक लाइब्रेरी के लिए सच इंडेक्सेस सर्व एज न्यूक्लियस, ये जो इंडेक्स होगा उसको केंद्र में हम लोग मानते हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक लाइब्रेरी के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी ध्यान देने की है कि ये जो इंडेक्स होंगे उन इंडेक्स को कभी भी आप लिटरेचर जो प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड होगा, लिटरेचर रिलेटेड टू प्लांट स्पीसीज, वो इंडेक्स नहीं है। इट जस्ट कंपाइलेशन ऑफ नेम्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि इंडेक्स में इनोमरेट किया जाएगा। इंडेक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो ये आप आसानी से पता कर सकते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिनल जो पब्लिकेशन था, ओरिजिनल पब्लिकेशन का जो नाम था उसको आसानी से आप पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी आप इस बात की भी जानकारी आपको हो सकती है कि वेदर दिस नेम वाज अप्लाइड टू, ये किसी प्लांट के लिए था या किसी अन्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए था। इस बात पे भी आप आराम से पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। और कोई बात इंडेक्स पे आप नहीं करेंगे, हालांकि इसमें कई चीज़ें और भी एक्सपेंड की जा सकती हैं, लेकिन आपको जब भी पढ़ाया जाए तो उसमें इस बात का ख्याल ज़रूर ही रखा जाना चाहिए कि ये आप +2 का जो आपका सिलेबस, 11th-12th का जो सिलेबस है उसके अनुरूप पढ़ाई होनी चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू बी ए टैक्सोनॉमिस्ट। इसलिए बायो में इस आपके निट के लिए जो बायोलॉजी होगा उसमें कहाँ पे रुका जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और यहीं पे आकर के जो सिलेबस है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए स्ट्रिक्टली। दूसरी जो बात होगी फ्लोराज। देखो जो फ्लोराज होती हैं वो कभी भी किसी पार्टिकुलर जगह पे कितने प्लांट स्पीसीज हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज किसी पार्टिकुलर एरिया में हैं उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट अगर किया जा रहा है, जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा तमाम प्लांट स्पीसीज का, और ये प्लांट स्पीसीज किसी पार्टिकुलर एरिया या पूरे देश का हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये फ्लोरा है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और ए रीजन, तो वो चीज़ फ्लोरा कहलाती है। और फ्लोरा में आप कभी भी लेकर के देखिएगा कि ये यूजुअली इसमें हम लोग शामिल करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनको, और इसमें ये जो फ्लोरा जो होगा उसमें कीज होंगी, की जिसके माध्यम से आप स्पीसीज या जीनस या फैमिली तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
उसके साथ डिस्क्रिप्शन होगा और डिस्क्रिप्शन के साथ इलस्ट्रेशन भी होने जा रहे हैं। तो अगर कीज हो, डिस्क्रिप्शन हो, इलस्ट्रेशन हो तो नेचुरली विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आसान होगा। कोई भी अगर उनको स्पेसिमेन दिया गया है तो उसका नाम क्या होगा या उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर उसको जानकारी चाहिए तो ये पूरा का पूरा मतलब किसी स्पेसिमेन के नाम तक वो इन फ्लोरा की मदद से पहुंच सकता है, या फिर दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन लेकर के देखें किसी भी पार्टिकुलर प्लांट का तो वो आसानी से कोई भी विद्यार्थी उसको देख सकता है अगर उसके पास ये फ्लोरा है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये फ्लोरा निश्चित तौर पे रखी जाती हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं मोनोग्राफ्स पे। तो देखो मोनोग्राफ्स जो होगा उसके बारे में आप दिमाग में रखिए कि मोनोग्राफ किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन का जो होगा, जैसे ये टैक्सॉन फैमिली हो सकती है या इट मे बी ट्राइब या जीनस, तो ये जो टैक्सॉन जो होंगे, जो फैमिली, ट्राइब या जीनस हो सकती हैं, उससे रिलेटेड जो ये बेसिकली जितना भी लिटरेचर उससे रिलेटेड हो सकता है, दैट विल बी एक्चुअली कंपाइलेशन ऑफ ऑल द लिटरेचर। मैंने मोनोग्राफ के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन फैमिली हो सकती है, ट्राइब हो सकता है, जीनस हो सकता है, उस पार्टिकुलर टैक्सॉन से रिलेटेड जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो इंफॉर्मेशन उसकी मॉर्फोलॉजी से हो सकता है, उसकी एनाटॉमी से हो सकता है, साइटोलॉजी से हो सकता है, फिजियोलॉजी से हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री से हो सकता है, उसके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो सकता है। अब ये जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो सारा इंफॉर्मेशन अगर कंपाइल्ड है, एक जगह उसको इकट्ठा किया हुआ है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि ये पार्टिकुलर टैक्सॉन का मोनोग्राफ होने जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो कहा है कि इट्स ए ट्रीटिस मानी ये मोनोग्राफ जो होगा ऑफ ए टैक्सॉन इज ए ट्रीटिस का मतलब होता है कि ये एक रिटन वर्क जो बहुत फॉर्मली और बहुत फॉर्मल और सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ को, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करता है, उसी को हम लोग ट्रीटिस कहेंगे। तो इसमें जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होंगी विच विल बी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये मोनोग्राफ होने जा रहा है। और यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी आपको कही कि एज कंप्लीट एन अकाउंट एज इट कैन बी मेड, मतलब ये जितना, मतलब कोई इंफॉर्मेशन स्पेयर नहीं करना है, जितनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, जितना इंफॉर्मेशन हम वहाँ ला सकते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में क्या होगा, शामिल किया जाएगा। तो एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये उस पार्टिकुलर टैक्सॉन के लिए ये एक कंप्लीट जानकारी का कंपाइलेशन होने जा रहा है। दूसरी बात कि ये जो होगा मोनोग्राफ जो होगा, इसको आइडियली इसको जो ये जो होगा वो कवर करेगा टैक्सॉन को, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो पार्टिकुलर टैक्सॉन होगा वो पूरी दुनिया में जिस रूप में है वो पूरे को कवर करेगा। लेकिन इन प्रैक्टिस इसका इतना वाइड कवरेज नहीं होता है, नैरोअर, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में, एक पार्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड जो टैक्सॉन होगा उसी पे ये पूरी की पूरी बातचीत की जाती है। तो नेचुरली उसके लिए बेहतर शब्द मोनोग्राफ की बजाय रिवीजन होगा। मतलब जो आप डिस्क्रिप्शन जो भी कर रहे हैं, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकुलर टैक्सॉन जो कोई पार्टिकुलर टैक्सॉन है जिसका मोनोग्राफ आप तैयार कर रहे हैं, अगर ये पूरी दुनिया को कवर करके आप देख रहे हैं, उस टैक्सॉन की जो मोनोग्राफ तैयार की जा रही है, अगर वो लोकलाइज्ड कर देंगे, छोटे एरिया में करेंगे, तो वो रिवीजन होगा। और इफ दैट इज गोइंग टू कवर द कंप्लीट वर्ल्ड तो फिर वो मोनोग्राफ कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप दिमाग में रखिएगा कि दोनों के बीच में, मोनोग्राफ और जो रिवीजन होगा, उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन दो होंगे। एक तो ये होगा कि मोनोग्राफ में जैसे हमने कहा ना कि इट शुड कवर द टैक्सॉन एज इट एग्जिस्ट, इट शुड कवर द टैक्सॉन एज इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अगर ये स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया तक सीमित कर दिया जाए, छोटे ज्योग्राफिकल एरिया तक उसको अगर सीमित कर दें, तो ये जो होगा रिवीजन होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि मोनोग्राफ को जब हम तैयार करते हैं तो मोनोग्राफ हैज
every information, practically it is having information from almost all relevant branches: morphology, anatomy, cytology, biochemistry, physiology, ecological consideration, different physiological aspects. ये सारा डिस्कशन जो इवोल्यूशनरी उसका कनेक्शन होगा, वो सारी बातें, तो जो पूरा कंप्लीट बायोसिस्टमेटिक स्टडी जो होगा उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, एवरी इंफॉर्मेशन वुड बी देयर इन द मोनोग्राफ। लेकिन अगर रिवीजन की बात करें तो उसमें इतनी सारी, इतने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को हम लोग नहीं लेते हैं, और प्राइमरली वो बेस्ड होगा ऑन द स्टडी ऑफ हर्बेरियम। प्राइमरली वो बेस्ड होने जा रहा है ऑन द स्टडी ऑफ हर्बेरियम, जबकि मोनोग्राफ हमने अभी आपको बताया कि इसमें वेरिड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो होंगे वो इंफॉर्मेशन का सोर्स होने जा रहे हैं। इसके बाद अब आप आ जाते हैं जिस मुद्दे पे, दैट विल बी कैटलॉग्स। तो देखो, कैटलॉग्स की बात जब कभी भी करते हैं तो नाम से थोड़ा संकेत आपको मिलेगा कि ये जो होगा इट विल अकाउंट फॉर द बुक्स, और किस तरह के बुक्स। कैटलॉग जो होगा उसको अगर मैं कह रहा हूँ कि इट अकाउंट्स फॉर द बुक्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज रिच इन बॉटेनिकल टाइटल्स, लेकिन ये बॉटेनिकल टाइटल्स में ऐसा नहीं है कि दोज बॉटेनिकल टाइटल्स आर रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। दिस बॉटेनिकल टाइटल्स हैव टू बी, दे हैव टू बी बुक फ्रॉम टैक्सोनॉमी। ये जो बॉटेनिकल टाइटल्स होंगे they will be basically taxonomy related literature, they will be having taxonomical facts। वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बुक्स होने जा रही हैं। जो आप कह रहे हैं कि स्पेशल लाइब्रेरी रिच इन बॉटेनिकल टाइटल्स, लेकिन ये जो बॉटेनिकल टाइटल्स होंगे ये टैक्सोनॉमिक स्टडी से रिलेटेड होने जा रही हैं। आखिर ये कैटलॉग हमें क्या बताता है? तो कैटलॉग जो होगा वो बेसिकली दैट विल प्रोवाइड अस द फुल नेम ऑफ ए पार्टिकुलर ऑथर। किसी पार्टिकुलर ऑथर का कंप्लीट नाम बता सकता है, अनएब्रिज्ड मूल रूप में किसी पार्टिकुलर काम का मतलब टाइटल बता सकता है, मूल रूप में अनएब्रिज्ड फॉर्म में जो टाइटल होगा पार्टिकुलर वर्क का वो बताया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये जो होगा इट विल प्रोवाइड अस डाटा कि ये जो पार्टिकुलर काम था व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, और साथ ही साथ व्हेन ए पार्टिकुलर एडिशन, किसी पार्टिकुलर एडिशन में कोई काम अगर पब्लिश हुआ तो वो पार्टिकुलर एडिशन कब पब्लिश हुआ था। तो कोई पार्टिकुलर एडिशन कब पब्लिश हुआ, उसके साथ साथ ये जो था वो ऑथर का कंप्लीट नाम क्या था, और अनएब्रिज्ड नेम उस पार्टिकुलर वर्क का क्या था। ये चीज़ कैटलॉग की मदद से मिल जाएगी हमको आराम से। लेकिन कैटलॉग खुद क्या होगा, तो एक स्पेशल लाइब्रेरी होगी जिसमें बॉटेनिकल टाइटल्स होंगे, बट डेफिनेटली दिस बॉटेनिकल टाइटल्स वुड बी रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होने जा रहे हैं। इसके बाद बात आती है टैक्सॉन की। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर पे इन्हीं बिंदुओं पे आपको बातचीत करनी थी। मैंने उसमें आपको इंडेक्सेस के बारे में बताया, फ्लोरा के बारे में बताया, कैटलॉग्स बताए, और उसके साथ साथ कैटलॉग के साथ साथ एक रिवीजन का मुद्दा भी आया था, उस पर भी मैंने डिस्कशन किया। टैक्सॉन जो होगा, हालांकि हम लोग अभी तक बार बार इस पे चर्चा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल कई बार किया होगा। टैक्सोनॉम को कभी भी हम लोग टैक्सॉन, इसका प्लूरल टैक्सा होता है, टैक्सॉन को कभी भी हम लोग कहते हैं कि ये नेम है जो डिजाइनेट करेगा एक पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को या ग्रुपिंग को। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या ग्रुपिंग क्या है? आप याद कीजिए कि बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट हम लोग किसे कहते हैं? तो जो बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट होता है, दैट बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट इज एक्चुअली स्पीसीज, और ग्रुप ऑफ स्पीसीज या ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होगा वो दैट विल बी कंस्टिट्यूटिंग ए जीनस। जीनस का ग्रुप जो होगा उसको हम लोगों ने कहा था कि दैट विल बी कंस्टिट्यूटिंग फैमिली। फैमिली के समूह को हम लोगों ने कहा था कि वो ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर विल बिलोंग टू क्लास, क्लास वुड बिलोंग टू फाइलम और डिवीजन। फाइलम, बार बार ये बात आपको समझाई जाती है कि फाइलम जो होगा वो एनिमल में ज़्यादा पॉपुलरली इस्तेमाल होता है, और जो डिवीज़न होगा ये शब्द हम लोग प्राइमरीली इस्तेमाल करते हैं प्लांटी के लिए। इसके साथ मैंने आपको ये बात भी बताई कि जो तमाम डिवीज़न या जो फाइला होंगे उनको रखने वाला जो बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा या टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, किंगडम। तो यहाँ पे जो टैक्सॉन शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस टैक्सॉन का मतलब ही होता है कि ये इज द नेम विच डिजाइनेट्स अ पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या ग्रुपिंग। और ये पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या ग्रुपिंग को अगर हम नाम दें स्पेसिफिकली, तो स्पेसिफिक जीनस, ऑर्डर,
क्लास, फाइलम या डिवीज़न या फिर वो किंगडम हो सकता है। और इसमें ऑब्वियस है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक्सटिंक्ट फॉर्म शामिल होंगे। दूसरी बात इसको अब लेकर के देखें कि किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन में उससे लोअर रैंक के जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगी ऑल वुड बी इंक्लूडेड। कोई टैक्सॉन हो, सपोज अगर कोई क्लास हमने लिया, टैक्सॉन लिया क्लास, टैक्सॉन क्लास इज देयर, तो टैक्सॉन क्लास से लोअर कौन कौन टैक्सॉन है? तो क्लास, अगर टैक्सॉन क्लास है तो उससे नीचे क्या है? उससे नीचे ऑर्डर है, तो सारे ऑर्डर उसमें शामिल होंगे। उससे नीचे क्या है? फैमिलीज हैं, वो भी सब शामिल होंगे। फैमिली से नीचे क्या है? जेनरा है, वो भी शामिल होंगे। और जेनरा से नीचे क्या है? स्पीसीज है, वो चीज़ें भी वहाँ पे शामिल होंगी। लेकिन टैक्सॉन के बारे में एक तथ्य और भी दिमाग में रखिए कि टैक्सोनॉमिक यूनिट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा नाम दें। इवन पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में बी रेफर्ड एज टैक्सॉन। जो पॉपुलेशन होगा या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होगा दैट मे बी रेफर्ड एज वन ऑफ द, माने उसको भी हम एक टैक्सॉन का दर्जा दे सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो यूनिट होगा, सच यूनिट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सच यूनिट्स। इस तरह के अन्य यूनिट से अगर इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें, ये डिस्टिंग्विशेबल हो दूसरे इस तरह के यूनिट से, तब उसे हम लोग टैक्सॉन के अंदर उसको भी रख सकते हैं। जिनको नाम दे रहे हैं उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ऑल ऑफ देम वुड बी डेफिनेटली, ऑल ऑफ देम वुड बी नोन एज टैक्सॉन्स एंड दे विल बी हैविंग देयर ओन स्पेसिफिक नेम। लेकिन ऐसे भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या यूनिट हो सकते हैं जो जिनको प्रॉपर नाम नहीं भी दिया जाता। इसके बाद एक मुद्दा और भी इसमें आएगा और इस मुद्दे को आप एग्जाम्पल से ही बात पकड़ पाएंगे कि जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी उसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि स्पीसीज जो होगा या जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो, जो भी टैक्सॉन हो, जो भी मतलब नाम हम दे रहे हैं कैटेगरी का, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। लेकिन क्या उसके अंदर शामिल होगा, ये जो तथ्य होगा वो निश्चित तौर पे कंक्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होने जा रहे हैं। तो ये जो कंक्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो किसी पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाएंगे उनको हम लोग कहेंगे कि बेसिकली यही टैक्सॉन को रेफर कर रहा है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आप ले लीजिए कि जितने भी लॉयंस हैं वो सारे के सारे लॉयंस जो होंगे दे विल फॉर्म, वो सारे लॉयंस अगर मिल जाएं तो दे विल बी फॉर्मिंग द स्पीसीज टैक्सॉन पैंथेरा लियो। या यदि टाइगर सारे मिला दिए जाएं तो सारे टाइगर्स मिलकर के दे विल कंस्टिट्यूट द स्पीसीज टैक्सॉन पैंथेरा टाइगेरिस। जितने भी आदमी हैं सबको मिला दिया जाए तो दे विल कंस्टिट्यूट स्पीसीज टैक्सॉन होमो सैपियंस। अब जितने भी कैटलाइक स्पीसीज होंगे ऑल ऑफ देम वुड कंस्टिट्यूट, वो सारे कैटलाइक एनिमल स्पीसीज जो होंगे दे विल कंस्टिट्यूट ये फैमिली टैक्सॉन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? फेलिडी होगा। अब उसको लेकर के देखें कि जितने भी मैमल्स होंगे दे विल कंस्टिट्यूट क्लास टैक्सॉन मैमेलिया। जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स होंगे दे विल कंस्टिट्यूट सब फाइलम वर्टिब्राटा या क्रैनियाटा। और जो भी इस तरह का वर्टिब्राटा होगा वो फिर फाइलम बनाएगा किसका? जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो बनाने जा रहे हैं फाइलम जो कि कॉर्डाटा के नाम से जाना जाएगा। तो टैक्सॉन के बारे में ये बातें आप दिमाग में रखें। और अब यहाँ से एक शब्द छोटा सा आएगा दैट विल बी टॉटोनिम। और ये जो टॉटोनिम होगा उसमें ये है कि अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में या साइंटिफिक नेम में स्पेसिफिक और जेनरिक एपिथेट दोनों सिमिलर हों तब उसे टॉटोनिम हम लोग कहते हैं। तो वन कैन हैव ए पार्टिकुलर एग्जाम्पल। जैसे मैं अभी आपको टॉटोनिम बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो टॉटोनिम में मैंने ये कहा कि इन ए पार्टिकुलर साइंटिफिक नेम, किसी पार्टिकुलर साइंटिफिक नेम में अगर जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों आइडेंटिकल हो, both of them are identical, then such scientific name would be known as tautonym. Tautonym is a valid name in zoology. Zoological nomenclature में it's a valid name. और इसमें जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है उस पॉपुलर एग्जाम्पल को हम लोग कभी भी देखेंगे। दिस पॉपुलर एग्जाम्पल इज रैटस। ये जो होगा वो रैटस होने जा रहा है। तो ये जो रैटस है
ये जो होगा यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो होगा ये जेनरिक एपिथेट है, और दूसरा जो है जेनरिक एपिथेट, और दूसरा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। और ये बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम दोनों एक हैं। तो ये जो नाम होगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर सच नेम एज टॉटोनिम। ये एक टॉटोनिम का उदाहरण होगा। लेकिन प्लांट नेम में, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में टॉटोनिम वुड नॉट बी ए वैलिड नेम, वहां पे ये वैलिड नेम नहीं होगा। ये एक तथ्य आप जरूर दिमाग में रखें। इसके बाद बात आती है टाइप कंसेप्ट की। जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, उसके जो सर्टेन आर्टिकल्स हैं उनमें इस बात को जोड़ा गया। हालांकि ये डेवलपमेंट थोड़ा लेट हुआ, उसमें ये बात बताई गई कि जो भी टैक्सॉन है, फैमिली या उससे नीचे, जो फैमिली या उसके नीचे जो होगा, जो जीनस या स्पीसीज जो हुआ, उनका जो नेम होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ ए नोमेनक्लेचरल टाइप। एक नोमेनक्लेचरल टाइप होना चाहिए फॉर गिविंग नेम टू ए फैमिली और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो दैट वन। फैमिली, जीनस या स्पीसीज को अगर आप नाम दे रहे हैं तो द पार्टिकुलर नेम शुड बी बेस्ड ऑन ए नोमेनक्लेचरल टाइप। उसको आधारित होना चाहिए किस पे, तो नोमेनक्लेचरल टाइप पे आधारित होना चाहिए। अब ये जो फैक्ट कहा गया कि नोमेनक्लेचर, अब सवाल ये है कि नोमेनक्लेचरल टाइप पे अगर ये बेस्ड होना चाहिए तो नोमेनक्लेचरल टाइप क्या है। तो नोमेनक्लेचरल टाइप के बारे में कहेंगे कि ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन का टू विच नेम इज परमानेंटली अटैच्ड। ये एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन के लिए, जिससे वो नाम जो होगा हमेशा के लिए जुट जाएगा। नोमेनक्लेचरल टाइप वुड बी ए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट टू विच पार्टिकुलर नेम वुड बी परमानेंटली अटैच्ड। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी किसी, सपोज किसी टैक्सोनॉमिस्ट ने किसी प्लांट को स्टडी किया जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, उसके लिए कोई नाम नहीं था, कोई जानते नहीं थे, अगर वैसे किसी पौधे को किसी टैक्सोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, उसको रूल्स को फॉलो करके उसका नाम दिया गया। अब जब नाम देंगे तो जो जिस पौधे पे उसका डिस्क्रिप्शन बेस्ड था उसी को हम दर्जा देंगे, वो पार्टिकुलर ऑथर उसको नाम देंगे कि ये उसका नोमेनक्लेचरल टाइप है। जो भी डिस्क्रिप्शन वो करेंगे, जो भी नाम उसको देंगे, तो ये पूछा जाएगा कि ऑन विच पार्टिकुलर स्पेसिमेन द पार्टिकुलर नेम हैज बीन असाइंड। जो पार्टिकुलर नेम दिया गया आखिर ये किस प्लांट के स्टडी पे आधारित था। तो उसके लिए उनको एक स्पेसिमेन को रखना पड़ेगा और वही उसका नोमेनक्लेचरल टाइप होगा। सिंपल तरीके से कहें तो नोमेनक्लेचरल टाइप के कंसेप्ट को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। यदि कोई भी नाम अगर दिया जा रहा है तो वो नाम किस स्पेसिमेन के डिस्क्रिप्शन पे आधारित है। जो स्पेसिमेन होगा जिस पे ये पूरा का पूरा आधारित होने जा रहा है डिस्क्रिप्शन या सब्सिक्वेंटली उसका जो नोमेनक्लेचर है, उसको आप कहेंगे कि ये नोमेनक्लेचरल टाइप होगा। अब ये जो नोमेनक्लेचरल टाइप्स होंगे उसमें आप देखिएगा कि अलग अलग कई टाइप्स होने जा रहे हैं। उसमें जैसे होलो टाइप होगा, आइसो टाइप होगा, सीन टाइप होगा, और उसके बाद लैक्टो और नियो, दो टाइप और पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात जिसे हम लोग नाम देते हैं होलो टाइप। तो होलो टाइप जो होगा वो बेसिकली देखो, ये जो होगा होलो टाइप दैट विल बी यूज्ड बाय ऑथर, मतलब ये जो होगा ऑथर इसको डिसाइड करेंगे, डिजाइनेट करेंगे, ऑथर के द्वारा इसको डिजाइनेट किया जाएगा। तो होलो टाइप इज बेसिकली वन स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट। ये एक स्पेसिमेन होगा या दूसरा कोई एलिमेंट होगा दैट हैज बीन यूज्ड बाय ऑथर और डिजाइनेटेड बाय हिम। इसमें ऑथर जिन्होंने वो नाम प्रपोज किया है, देखो ऑथर का मतलब ये नहीं है कि लेखक, जैसे हिंदी में कहीं इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आई एम रेफरिंग टू ए पार्टिकुलर इंग्लिश ऑथर या हिंदी ऑथर, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ऑथर का मतलब होता है द टैक्सोनॉमिस्ट हु प्रपोज दिस पार्टिकुलर नेम या हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ए पार्टिकुलर प्लांट स्पीसीज। जो पार्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के नोमेनक्लेचर के लिए जिम्मेवार होंगे उन्हीं को ऑथर कहेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कोई स्पेसिमेन या जो एलिमेंट होगा दैट हैज बीन यूज्ड बाय ऑथर और डिजाइनेटेड बाय हिम एज नोमेनक्लेचरल टाइप। ऑथर ने
किसी पार्टिकुलर स्पेसमेन या एलिमेंट को कहा कि ये नोमेनक्लेचरल टाइप है, तो उस नोमेनक्लेचरल टाइप को दैट हैज बीन डिजाइनेटेड और स्पेसिफाइड बाय ऑथर, उसे कहेंगे कि ये होलो टाइप है। अगेन आई रिपीट इट कि पार्टिकुलर स्पेसमेन या अदर एलिमेंट यूज्ड बाय ऑथर और डिजाइनेटेड बाय हिम, जिन्होंने वो नाम दिया उन्होंने उसको उसका यूज किया हो डिस्क्रिप्शन करने में, या उन्होंने उसको उनके द्वारा वो डिजाइनेटेड अगर है, तो फिर वो इस प्लांट स्पेसमेन जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये होलोटाइप है, देन दैट विल बी नोन एज होलोटाइप। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऑथर कभी भी एक प्लांट को लेकर के डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब जब कभी भी किसी प्लांट को डिस्क्राइब कीजिएगा तो एटलीस्ट वो प्लांट तो नहीं बचने जा रहा है। तो ऑब्वियसली ए नंबर ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टेड, किसी भी टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट किया जाएगा। तो एनी डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, कोई भी डुप्लीकेट जो होलोटाइप का होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज आइसोटाइप। तब उसको हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, आइसोटाइप होने जा रहा है। सिन टाइप का मसला इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखिएगा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जब कभी भी प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा तो नेचुरली जो टैक्सोनॉमिस्ट होंगे या ऑथर जो होंगे, he or she would be collecting a number of plants, बहुत सारे स्पेसमेन उनके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। अब अगर उन्होंने बहुत सारे स्पेसमेन कलेक्ट किए हैं तो वहां पे आप लेकर के देखिएगा कि उसमें से एक को होलोटाइप के रूप में डिजाइनेट करना है, तो बाकी अगर एक उसमें होलोटाइप डिजाइनेट हुआ तो बाकी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, आइसोटाइप। लेकिन अगर ऑथर ने डिजाइनेट नहीं किया एक सिंगल होलोटाइप, जैसे उन्होंने 4 या 8 स्पेसमेन लिए एंड he or she did not specify one particular plant, one particular specimen as holotype, उन्होंने नहीं किया किसी एक स्पेसमेन को, उन्होंने नहीं डिजाइनेट किया किसी एक स्पेसमेन को एज होलोटाइप, तो ऐसे स्थिति में इसका मतलब ये होगा कि ऑल और मोर देन वन स्पेसमेन जो होगा वो काम करेगा नोमेनक्लेचरल टाइप के रूप में, और तब उसे कहेंगे कि ये क्या है, देन दैट विल बी नोन एज सीन टाइप्स। अगर जो स्पेसमेन थे एक से ज्यादा थे, उसमें एक होलोटाइप होना था, बाकी आइसोटाइप होता, लेकिन इफ ऑथर डिड नॉट स्पेसिफाई वन स्पेसमेन एज नोमेनक्लेचरल टाइप, तो जितने स्पेसमेन है वो या एक से ज्यादा जो स्पेसमेन होंगे दे विल बी रेफर्ड एज सीन टाइप्स। लेकिन ये जो टाइप कंसेप्ट आया ये काफी बाद में आया, उसके बहुत पहले बहुत सारे स्पीसीज का नाम दिया जा चुका था। यदि ये कंसेप्ट ही नहीं था, टाइप कंसेप्ट ही नहीं था, तो निश्चित तौर पे अगर टाइप कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर ये कैसे आप होलोटाइप डिसाइड करेंगे। यदि टाइप कंसेप्ट जब आया उसके पहले बहुत सारे पौधों को नाम दिया जा चुका था, तो नेचुरली एज पर रूल ऑफ ICBN रिलेटेड टू टाइप कंसेप्ट, ये तो तब हुआ ना जब टाइप कंसेप्ट ICBN ने कहा कि नहीं ये कंपलसरी है, नाम तभी वैलिड होगा यदि उसके साथ एक नोमेनक्लेचरल टाइप आप रखते हैं। लेकिन उसके पहले बहुत सारे पौधों का नाम दिया जा चुका था। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो होलोटाइप डिजाइनेटेड था वो लॉस्ट हो गया या नष्ट हो गया, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में आप क्या देखिएगा, तो इन परिस्थितियों में आप ये पाएंगे कि अदर देन ऑथर कोई दूसरे टैक्सोनॉमिस्ट जो होंगे किसी पौधे को नोमेनक्लेचरल टाइप का दर्जा देंगे, तो ये या तो लैक्टोटाइप होगा या फिर नियोटाइप होने जा रहा है। अब लैक्टोटाइप कब कहेंगे, नियोटाइप कब कहेंगे, ये आपको देखना होगा। तो ओरिजिनल मटेरियल में से किसी स्पेसमेन को अगर चुना जाए टू सर्व एज नोमेनक्लेचरल टाइप, जो ओरिजिनल कलेक्शन था, जैसे मैंने कहा ना कि कभी भी किसी प्लांट को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो सिंगल प्लांट वुड नॉट बी यूजुअली कलेक्टेड, नंबर ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टेड। अब वहां जो ओरिजिनल स्पेसमेन जो थे उसमें से किसी एक को अगर नोमेनक्लेचरल टाइप के रूप में सर्व करने के लिए चुना गया, कब, जब कोई होलोटाइप डिजाइनेटेड नहीं था एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, जब वो नाम पब्लिश किया गया उस समय अगर कोई होलोटाइप डिजाइनेटेड नहीं था, तो ओरिजिनल मटेरियल में से किसी एक मटेरियल को, किसी एक स्पेसमेन को अगर हम होलोटाइप का दर्जा देते हैं,
तब उसे मतलब नोमेनक्लेचरल टाइप का दर्जा अगर देंगे तब उसे हम लोग कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोटाइप है। उसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये कंडीशन सिर्फ यही नहीं है कि होलोटाइप डिजाइनेटेड नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि और ये मिसिंग भी हो सकता है, ये मिसिंग भी हो सकता है, तब भी हम जो नाम देंगे वो इलेक्ट्रोटाइप होगा। तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि स्पेसिमेन जो होगा सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल में से किसी स्पेसिमेन को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं टू सर्व एज नोमेनक्लेचरल टाइप तो वो इलेक्ट्रोटाइप होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब होलोटाइप डिजाइनेटेड नहीं हो एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन या ये मिसिंग हो। इसके बाद आप लेकर के देखिएगा, अब मिसिंग बहुत सारी परिस्थितियों में हो सकता है, अब कंडीशन की स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन कैसे कोई चीज़ मिसिंग होती है वही बात होलोटाइप पे भी यहाँ लागू होगी। नियोटाइप की बात करें तो उसमें देखिएगा कि अगर किसी स्पेसिमेन को आप नोमेनक्लेचरल टाइप के रूप में सर्व करने के लिए चुन रहे हैं, तब जब और जो मटेरियल था, एज लॉन्ग एज ऑल द स्पेसिमेन ऑन विच द नेम ऑफ द टैक्सॉन वाज बेस्ड, वो सारा मटेरियल जिसपे ये बेस्ड था, ये नोमेनक्लेचर या जो पूरा डिस्क्रिप्शन जिस ओरिजिनल मटेरियल जिन ओरिजिनल स्पेसिमेन पे बेस्ड था उसमें से कुछ भी नहीं हो, जो नाम दिया गया डेफिनेटली द नेम वाज प्रपोज दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ओरिजिनल मटेरियल। अब वो पूरा का पूरा ओरिजिनल मटेरियल या स्पेसिमेन नहीं है, किसी वजह से नहीं है, कोई वजह हो सकती है उसके लिए। तो अगर इस तरह का कोई ओरिजिनल मटेरियल नहीं हो, इन परिस्थितियों में अगर किसी स्पेसिमेन को हम नोमेनक्लेचरल टाइप बना रहे हैं तो वो नियोटाइप होगा। ये दोनों डिस्क्रिप्शन से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोटाइप या नियोटाइप चुनने का काम जो होगा अदर देन ऑथर के द्वारा किया जाएगा। तो नेचुरली इस काम में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। तो टाइप कंसेप्ट यही है। और अगली खबर ये है कि हम लोग इस पहले चैप्टर के मतलब अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। अब इस चैप्टर पे आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं। मैंने पहले भी इस चैप्टर के बारे में आपको कहा था कि ये जो चैप्टर होता है सामान्यतः बच्चों की रुचि का नहीं होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यू कांट बी सेलेक्टिव, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। और जिस तरह के मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे 100% एक्यूरेसी पे जा रहे हैं, तो यू कांट बी केयरलेस, आप केयरलेस नहीं हो सकते हैं किसी भी बायोलॉजी के हिस्से के लिए। तो जब कभी भी आप तैयारी करें किसी भी सब्जेक्ट की तो सेलेक्टिव शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे थोड़ी गुंजाइश उसकी बनती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। और आपको रुचि विकसित करनी होगी, तभी आप अपने जो कंपटीशन आप देने जा रहे हैं उसमें सफलता आपको मिलने जा रही है। अगर आप रुचि अरुचि के हिसाब से काम करेंगे तो सफलता में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चूँकि चैप्टर का अंत है तो मैं हमेशा चैप्टर का अंत एक कोट से करता हूँ, और आज के लिए जो कोट आपका होगा वो यही होगा कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यदि हम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करें तो दोनों में बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, और वो फ़र्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में इस एक्स्ट्रा का फ़र्क है। The only difference between ordinary and extraordinary is this extra. Message is quite clear कि जब तक आप एक्स्ट्रा कुछ इनपुट नहीं देंगे आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना संभव नहीं है। तो इसी मैसेज के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि ये एक्स्ट्रा डालने की आदत विकसित हो आप में, आज मैं पूर्ण विराम लगा रहा हूँ आज के लेक्चर पे, आज इस चैप्टर पे पूर्ण विराम लगा रहा हूँ। नेक्स्ट ऐसे हम लोग साइटोलॉजी और मोनेरा दोनों पे चर्चा करेंगे अल्टरनेटली। एक दिन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मोनेरा का, दूसरे दिन लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा साइटोलॉजी का। विद दैट मैसेज आई स्टॉप हियर। थैंक यू, टेक केयर।